और संगीत ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी है। अब तो ज़िंदगी हमारी संगीत ही है। जैसे ये कहा जाता है अक्सर कि एक तानसेन बनने की दृष्टि से पहले आपको कानसेन, बेहतरीन कानसेन बनना बड़ा जरूरी है। तो क्या आपको बचपन से इस तरह की ऐसी एक नेचुरल इस तरह की चीजें थी, ऐसा आकर्षण था संगीत के प्रति कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनती थी? बहुत सुनती थी मैं। आके म्यूजिक सिखाते थे, लेकिन पूरी घर गृहस्थी संभालते हुए मैं संगीत के लिए समय निकाल लेती थी। मेरे घर में 4 लोग पहले आए थे। I started with 4 members और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया, कारवां बनता चला गया जी। और अभी 80 लोग मेरे पास आते हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। आज एक खास हस्ती के साथ मैं मौजूद हूँ और वो खास हस्ती का रिश्ता संगीत के साथ है, जिन्होंने संगीत को अपने पूरे जीवन का एक ऐसा ध्येय बना लिया है जिसको लगातार वो बांट रही हैं। यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन, उनमें भी वो ललक पैदा कर रही हैं संगीत सीखने की दृष्टि से और संगीत को समझने की दृष्टि से, संगीत सुनने की दृष्टि से, क्योंकि यह भी एक खास विषय है और जिस विषय के प्रति जब तक आप पूरी तरह लगन से, मेहनत से और आत्मिक जब तक आपका लगाव नहीं होगा तब तक आप इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। और लिली सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड पर। नमस्कार। लिली सिंह जी के बारे में बहुत बातें हैं बताने के लिए, और वो हम जब सवाल इनसे करेंगे, कुछ बातें जब हम इनसे जानेंगे, इनके जीवन के कुछ खास पहलू को आपके सामने हम उजागर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, तो बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लिली सिंह जी गुरुग्राम में रहती हैं और एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं। ये भी खास पहलू है इनके जीवन का। दूसरा, पिछले 30 वर्षों से परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। 30 ईयर्स, मोर देन 30 ईयर्स, यानी 3 दशक से लगातार संगीत की सेवा कर रही हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स इनके खास हैं, मतलब उसके प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनका बेस क्लासिकल भी रहा है और उस संबंध में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खासियत यह है कि किसी भी ईरा की, अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बाद के, अब के 70-75 सालों के काल में जितने बॉलीवुड फिल्म्स आई हैं या सॉन्ग्स आप सुनते होंगे, समझते होंगे, जिसके प्रति आपको लगाव होगा, उन सभी ईरा के सॉन्ग्स को गाने में माहिर हैं और सीनियर सिटीजन्स में संगीत की ललक पैदा कर रही हैं। रमनीक आर्ट्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है इनका, जिसके बैनर तले लोगों में संगीत को इंजेक्ट कर रही हैं। ग्लोबल कल्चरल फाउंडेशन एक बेहतरीन और बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है जो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की दृष्टि से वो कैटर करते हैं, लुक आफ्टर भी करते हैं, और उस प्लेटफॉर्म पर भी संगीत के माध्यम से सीनियर सिटीजन को और भी ज़्यादा उनके जीवन को खुशनुमा बनाने की कोशिश जारी रहती है। तो इस ग्लोबल कल्चरल फाउंडेशन से भी पिछले 20 वर्षों से लिली जी जुड़ी हुई हैं और इनके निर्देशन में बहुत सारे, यानी सैकड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स को इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया कि बिना क्लासिकल बेस के भी वो बेहतरीन बॉलीवुड सिंगिंग कर सकती हैं। तो ये तो कुछ खास पहलू थे जो मैंने इनके जीवन के आपसे हमने साझा किया, और अब हम चलते हैं इनसे कुछ खुद इनकी ही ज़बानी सुनते हैं कि आखिर वो कैसे इन्होंने संगीत को आत्मसात किया, कहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई और अब किस तरह से ये संगीत की सेवा कर रहे हैं। लिली सिंह जी, द पब्लिक वर्ल्ड के जो हमारे व्यूअर्स हैं सभी प्रकार के हैं, यंग भी हैं, मीडियोकर जो एज है वो भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी बड़ी संख्या में लोग हैं। वो उनका हमेशा ये रहता है, कई बार हमने आपका प्रोग्राम कवर किया जब आप ग्लोबल कल्चरल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हैं जी, तो कई बार हमने आपको कवर किया
एक पत्रकार के रूप में, जी तो अक्सर क्यूरियोसिटी लोगों की होती है कि ये आर्टिस्ट हैं कौन। ओके तो इसलिए इस बार हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने व्यूअर्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि एक जन सामान्य नहीं जानता है, जी जी कि कैसे आपने संघर्ष किया, कैसे इन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। तो उसी से संबंधित हमारा सवाल आपसे होगा जी कि पहला सवाल कि संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ली और ये शुरुआत कैसे हुई? देखिए, संगीत का शौक तो मुझे बचपन से था, जी लेकिन मुझे, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से थी, बीकानेर से थी, तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली सीखने की। और मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और हम संगीत करना चाहते थे, तो इसी कश्मकश में थोड़ा संगीत दब के रह गया। जी लेकिन शादी के बाद तो फिर घर गृहस्थी बन गई, सो काफ़ी बिज़ी रहे संगीत में। लेकिन आर्मी, जहाँ जहाँ हम लोग आर्मी में पोस्टिंग आती थी, मैं अपने हर फंक्शन में गाती थी और लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, क्योंकि संगीत का शौक़ था। तो धीरे धीरे जब मेरी बेटियां बड़ी हो गई, तो फिर मैंने इसको सीरियसली लिया संगीत को, कि आई शुड डू समथिंग इन म्यूज़िक नाउ, माय डॉटर्स आर ग्रोन अप नाउ। तो धीरे धीरे वो शौक़ मैंने गुरुजी से सीखा, पंडित मणि प्रसाद जी से क्लासिकल सीखा। एक मेरे गुरु थे सक्सेना जी, आर डी सक्सेना जी से भी मैंने शिक्षा ली। और जहाँ जहाँ जो गुरु हमें मिलते गए, उनसे हम थोड़ा थोड़ा सीखते गए। और संगीत ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी है, अब तो ज़िंदगी हमारी संगीत ही है। और मुझे संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरा जुनून है। और मैं चाहती हूँ कि मैं, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करके जाऊँ, अपने कोलीग्स में बांट के जाऊँ, तो उनको सिखा के जाऊँ। तो मेरा ये जो शौक़ है एक तरह से, और ये एक पैशन जो आप में आया नेचुरल, इस तरह की चीज़ें बचपन से ही, क्या जैसे ये कहा जाता है अक्सर कि एक तानसेन बनने की दृष्टि से पहले आपको कानसेन, बेहतरीन कानसेन बनना बड़ा जरूरी है। तो क्या आपको बचपन से इस तरह की ऐसी एक नेचुरल इस तरह की चीजें थी, ऐसा आकर्षण था संगीत के प्रति कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनती थी? बहुत सुनती थी मैं गाने बहुत सुनती थी। और लता जी मेरी इंस्पिरेशन है, मैं लता जी के गाने बहुत पसंद करती थी। और बचपन से घर में रेडियो, उस टाइम ट्रांजिस्टर रेडियोस होते थे, तो हम तो उन्हीं से, बिना का गीत माला, ये जितने अच्छे प्रोग्राम्स आते थे हम वही सब सुनते थे। शौक था क्योंकि संगीत का। और तब तो रेडियो का जमाना था। जी रेडियो का था बिल्कुल। और प्री मेडिकल टेस्ट 3 बार दिया, क्योंकि फादर डॉक्टर बनाना चाहते थे। तीनों बार फेल हो गए, क्योंकि आना इस लाइन में था। तो संगीत फिर मैंने काफ़ी लेट शुरू किया, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अभी भी मेरे में जो थोड़ी बहुत एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रही हूँ और मैं खुशियाँ बांट रही हूँ अपने फ्रेंड्स में और उनको संगीत सिखा रही हूँ। अपने घर में मैंने एक ग्रुप बनाया है, सरगम ग्रुप बनाया है। हम आगे आपसे उस गतिविधि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हो रही है, क्योंकि आपने इस बात का खुलासा किया कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की पत्नी, आर्मी ऑफिसर बहुत हेक्टिक शेड्यूल उनका अपना एक होता है, एक डिसिप्लिन होती है, उसको भी मेंटेन करना होता है, और उस डिसिप्लिन में आपको भी कोप अप करना है एक अर्धांगिनी के रूप में, पूरा उनको योगदान देना, उनको सहयोग करना है। ऐसे में आपने इस शौक को जीवित कैसे रखा उतने हेक्टिक शेड्यूल में, उतने डिसिप्लिन माहौल में, कि जहां आपको शायद एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करने की संभावना कम रहती होगी, जैसा मैं समझ पाता हूं। तो इस पैशन को आपने कैसे जीवित रखा? ऐसा था, इनकी पोस्टिंग्स जहां आती थी मैं गुरु ढूंढ लेती थी अपने, क्योंकि हर 2 साल के बाद कर्नल साहब की ट्रांसफ़र हो जाती थी, तो मैं बच्चों के साथ नए शहर में। लेकिन मेरा यही था कि जाते ही मैं ढूंढती थी ऑल इंडिया रेडियो से। तो ऑल इंडिया रेडियो के कंपोजर्स घर आके म्यूज़िक सिखाते थे, लेकिन पूरी घर गृहस्थी संभालते हुए मैं संगीत के लिए समय निकाल लेती थी। वो ऊपर वाला टाइम निकाल देता है, क्योंकि उस पे विश्वास था, तो मैं संगीत के लिए ज़रूर टाइम निकालती थी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, पर जितना भी मिला
मैंने वेस्ट नहीं किया। मतलब उस चिंगारी को जीवित रखने का समय आपको हमेशा मिलता रहा कि उसको हम बरकरार रखें, और जब कभी ऐसा आए तो शायद वो प्रस्फुटित हो जाए, ब्लॉसम हो जाए उसका, है ना। और आफ्टर जब बेटियां चली गई अपने घर, शादी हो गई दोनों बच्चों की, तो कुछ भी करने को नहीं था। फिर मैंने ताश खेलनी शुरू की, क्योंकि आर्मी अफसर की बीवी और ताश ना खेले कैसे हो सकता है। सो 8 साल में यहाँ ताश खेलती रही गुड़गांव में। फिर मैंने सोचा आई शुड डू समथिंग क्रिएटिव वर्क। ये ताश खेलना मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट है। फिर मैंने इसमें मेल में भेजा कि एनीबडी इंटरेस्टेड सीनियर्स जिनको कभी ज़िंदगी में टाइम नहीं मिला हो अपने लिए संगीत का, तो मोस्ट वेलकम टू कम टू माय हाउस। तो मेरे घर में 4 लोग पहले आए थे। आई स्टार्टेड विथ 4 मेंबर्स, और धीरे 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 लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता कारवां गया, बनता चला गया जी। और अभी 80 लोग मेरे पास आते हैं। आई हैव ए फैमिली, दैट फैमिली इज सरगम परिवार। तो 80 लोग मेरे पास आते हैं, और मैं उनको ग्रुप्स में अपने घर में बुला के और मैं म्यूजिक की ट्रेनिंग देती हूँ। जो बॉलीवुड से रिलेशन, आपने क्लासिकल सीखा, जहाँ कहीं भी आपको उस तरह के गुरु मिले जिनसे भी आपका रास्ता कायम हुआ या शागिर्दी आपने हासिल की, तो ये जो टेम्पो है आपका उस तरफ कैसे झुका? बॉलीवुड की तरफ, बॉलीवुड सिंगिंग की तरफ क्यों आप गई? बॉलीवुड तो बचपन से ही शौक था। अच्छा। हाँ, बॉलीवुड का तो बचपन से ही शौक था। और क्या ये मैं समझूं, क्योंकि अगर अर्ली बॉलीवुड की बात मैं करूं, अर्ली एज वाली, तो उसमें जो बॉलीवुड का बेस था वो कंप्लीट क्लासिकल होता था। कोई भी गाना आप चुन लें तो उस गाने को सुन करके आप जैसे माहिर लोग एकदम से कह देंगे कि ये इस चीज पे है या इस पर है, ये राग है, ये राग है, इस राग पे, इस राग पे है। तो उस तरह का क्या उस कारण से आपका आकर्षण उस ओर एकदम से लगातार बढ़ता चला गया? ये तो मुझे नहीं पता लगा कि मैं कैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स को लाइक करने लगी। मेरे मामा जी फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, वो बॉम्बे से हैं, माय मैटरनल मामा जी। और वो रफ़ी साहब, आशा भोसले, लता जी, इन सब को इन्होंने, पुराना टाइम 50s का है, 50 एंड 60s का, तो उनको वो गवाते थे। और क्योंकि ये मैटरनल था और मे बी जीन्स में था, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये चीज़ें उभरनी थी। और तो संगीत ऐसे ही आया क्योंकि शौक था शुरू से। और इन माय फैमिली ऑल माय ब्रदर सिस्टर्स, वी आर ऑल म्यूजिकल, वी आर ऑल म्यूजिकल ब्रदर सिस्टर्स। ओके, तो फिर तो वो तो जाना आना ही था। हाँ, नहीं ठीक था। बात है जी। तो आप जो है ये जो संगीत सुनना पसंद करते, कौन सा संगीत सुनना पसंद करती हैं अब? नॉट वेरी क्लासिकल जी, लाइक बॉलीवुड सॉन्ग्स, भजन्स, गीत, गजल्स, ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक, पंजाबी सॉन्ग्स, बिकॉज मैंने पंजाबी एकेडमी को पास किया है दिल्ली। और फोक, पंजाबी फोक को भी मैंने ऑल इंडिया रेडियो का एग्ज़ाम पास किया है, तो मैंने पंजाबी फोक भी बहुत गाया है। एंड आई जॉइंड मदन बाला सिंधु, मेरी जो गॉड मदर हैं, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ अभी भी। और उनसे मैंने सीखा, मैं उनके साथ 2 साल रही। फिर 2 साल के बाद फिर मैंने अपना शुरू किया पंजाबी फोक का। वो जो 2 साल उनके साथ आपका एसोसिएशन रहा, वो कैसा एसोसिएशन रहा म्यूजिक की? बहुत अच्छा, बहुत, शी वाज टू गुड। और इतना मैंने उनसे सीखा, लर्निंग, मतलब मेरे को ये था कि कोई भी उम्र जो होती है सीखने के लिए, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस ईयर्स थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। कॉन्फिडेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। तो आई हैव फुल रिगार्ड्स फॉर हर। फिर गुड़गांव आने के बाद मैं कर्नल चड्ढा जी से मिली। फिर मेरे को GCF का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। कर्नल चड्ढा ने भी मुझे परखा, उन्होंने कहा ये भी एक हीरा टाइप है। उनको लगा कि इनमें भी कुछ टैलेंट है। एंड फिर हम लोग सेम बैकग्राउंड के हैं, आर्मी से, तो हम लोगों की क्लिक कर गई नेचर। तो फिर वो कर्नल चड्ढा ने मुझे बहुत जगह गवाया, बहुत चांसेस दिए हर जगह, और मुझे हर जगह एक सिंगर के रूप में, जैसा आपने अभी अपनी बातों में खुलासा किया
कि केवल और केवल क्या गला होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके लिए जैसे आपने कहा कि अपीयरेंस भी बहुत मायने रखते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मायने रखते हैं। उसमें वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बड़ी आवश्यकता होती है एक मैच्योर्ड सिंगर के लिए? देखिए, सिर्फ गला ही नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सिंगर सिर्फ गाते हैं स्टेज पे। आप गा के चले जाइए, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। एक गायकी होती है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी सिंगिंग में। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पे स्माइल, बहुत कुछ काउंट करता है सिंगिंग में। नॉट कि आप सिर्फ अपने गले से ही गाएं। हाँ, गला तो ज़रूरी है, गायकी के लिए तो गला अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप होने का सेंस एंड एवरीथिंग काउंट्स, बहुत मायने रखता है। जी। तो मतलब कि जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं हमारे, उसके साथ आई कांटेक्ट, उसके साथ स्वयं को कनेक्ट करना, जी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी। और यही कारण है कि बहुत सारे सिंगर बहुत अच्छा, अगर उनका क्लासिकल बेस है भी, तब भी वो बहुत अच्छा फ्लरिश नहीं कर पाते, यानी दर्शक उन्हें या श्रोता उन्हें हाथों हाथ नहीं लेते, वर्षों तक नहीं ले पाते। जी। अच्छा, अब अगला पड़ाव आपका, जैसे आपने ऑल इंडिया रेडियो का जिक्र किया, क्योंकि वहाँ से भी आप सर्टिफाइड आर्टिस्ट हैं। ऑल इंडिया रेडियो से कब आपका एसोसिएशन हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का हमारा एसोसिएशन हुआ जब हम दिल्ली पोस्टिंग हमारी हुई जी। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जी। और फिर यहाँ मैं कई ऑर्गेनाइजर्स से भी मिली, लाइक अमरजीत सिंह कोहली, सखा ग्रुप चलाते हैं जो दिल्ली में, उनसे मिली। 1986 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पास किया था, व्हेन माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन जम्मू। दैट टाइम मैंने उस गीत और भजन ये पास किया था रेडियो का, और हमें 50 रुपीज़ मिलते थे, 50 रुपीज़ एक परफॉर्मेंस के, और वो हमारे लिए बहुत थे। 86 में हमें कह रहे थे क्या बात है। सो दिल्ली में आने के बाद मुझे बहुत तब तो ऑल इंडिया रेडियो का ही जमाना था। हाँ। एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक सोर्स था जिससे इंटरटेनिंग, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का एक मात्र सोर्स उस तरह का था, और उससे जुड़ना तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तो आपकी उस कंपटीशन में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? क्या बहुत आसानी से आपको वो प्लेटफॉर्म मिल गया, या फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ी? या कोई रेफरेंस, क्योंकि आप एक सीनियर आर्मी ऑफिसर की पत्नी हैं, और क्या उस तरह के रेफरेंस भी काम आए, या फिर आपने एकदम अपने दम पर, अपनी गायकी के आधार पर ही उन चीज़ों को क्रैक किया? नहीं, अपने दम पे नहीं किया, मुझे बहुत कुछ करना पड़ा रेडियो पास करने के लिए। मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। जब जम्मू में ये थे, मेरे हस्बैंड कर्नल परमिंदर सिंह जब जम्मू में पोस्टेड थे, तब इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और थोड़ा इनका उस टाइम वो भी रुतबा भी था, तो थोड़ा जान पहचान भी थी, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा, तो मुझे रेडियो में एंट्री मिल गई बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड। लेकिन वहाँ स्टेबल रहना तो तब तक संभव नहीं होता जब तक कि आपकी गायकी में वो दम नहीं हो और वो आकर्षण नहीं हो। जी, ठीक है, एक रेफरेंस से एंट्री तो मिल सकती है, मिल गई, लेकिन आप वहाँ स्थापित कैसे हो सकते हैं? इसके बिना वो तो चाहिए, वो तो कैलिबर चाहिए आप में। हाँ, तो हमने कंटिन्यू रखा, हम सीखते रहे, भजन गीत गाते रहे। जब कॉल आती थी हम जाते थे गा के, लेकिन घर गृहस्थी छोड़ी नहीं। घर को संभालते हुए डबल मेहनत डबल थी, और गेस्ट भी उन दिनों में बहुत आते थे, हर घर में मेहमान बहुत आते थे। आज वेरी नेचुरल, फैमिली के मेंबर्स भी हैं, और जो फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, इस तरह का आर्मी का अपना एक माहौल होता है। सब कुछ देखते हुए हमने संगीत साथ साथ करते रहे, और संगीत छोड़ा नहीं। तो ये हमारी स्टोरी है। वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में आप किस प्रकार की चीज गाती थी? भजन और गीत। अच्छा, ये उनकी ओर से सुझाया जाता था, या फिर आपका अपना ऑप्शन होता था? उनकी तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से वो लिस्ट आती थी, इतने भजन गीत हैं, फिर हम अपने गुरुजी को वो लिस्ट दिखाते थे, वो ट्यून बनाते थे हमारे लिए, वो कंपोज करते थे, और उनकी कॉम्पोजिशंस फिर हम लोग गाते थे प्राइवेट। अच्छा, अभी क्या हमारे दर्शकों के लिए कोई एक भजन, अगर एक दो लाइन आप गुनगुना सकें? ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म,
ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। माय फेवरेट सॉन्ग लता जी ऑलवेज। जी मेरा सवाल आपसे था कि ये जो बॉलीवुड की सिंगिंग है अर्ली एज में जी, अगर आप देखें 50s की 60s की यहाँ तक कि 70s के आसपास भी देखें, मिड 80s में भी जो स्थिति रही है, और अब एकदम से 90s के बाद और जब आप इस 2000 के इसमें दशक में आ रहे हैं, तो किस प्रकार के चेंजेज आप देख रहे हैं? आजकल की गायकी में बहुत ज़्यादा मेलोडी नहीं है, म्यूज़िक ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है एनीबडी कैन सिंग अ सॉन्ग। और जो ये बादशाह गाना गा रहा है, ये हुआ वो हुआ इधर गए उधर गए, एनीबडी कैन सिंग अ सॉन्ग दीज डेज। और जब हमारे टाइम में जो मेलोडी थी, जो रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाती थी, उसमें आप देखिए आत्मा से गाते थे, और म्यूज़िक वो अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, और उन्हीं के गानों को वो लोग फ्यूजन से गा रहे हैं। आज की जनरेशन भी पुराने गीतों को फिर से रिपीट कर रही है अपने तरीके से, लेकिन गाने वही चल रहे हैं, क्योंकि वो गाने कभी इस जाने वाले ही नहीं है इस दुनिया से। आज भी हम रफ़ी साहब का गाना सुन लें तो मज़ा आ जाता है। इसका क्या कारण था कि क्या वो जो आज भी जैसे सदाबहार गाने, शब्द अगर मैं उपयोग करूं उस प्रकार के गानों के लिए, कि हमेशा व्यक्ति को ऐसा लगता है नयापन दिखता है उस तरह के गाने में, क्या ये कारण है कि उसमें जो वर्डिंग्स थी, उसकी जो शब्द का चयन होता था, या जिस प्रकार के भाव उसमें व्यक्त किए गए हैं, और दूसरा कि उसका क्लासिकल बेस एकदम से सेमी क्लासिकल बेस एकदम होता था किसी भी गाने में, क्या उन चीज़ों की कमी अब जो गाने आ रहे हैं उसमें दिख रही है? ऐसा है, जब पुराने जो संगीतकार थे, पुराने जो म्यूजिशियंस थे, वो एक ट्यून को, एक कॉम्पोजिशन को बनाने में बहुत मेहनत करते थे। कई कई दिन, महीने लग जाते थे एक गाने को रेडी करने में, और इसलिए वो गाने जो थे एवरग्रीन और अच्छे निकल के आते थे। और आजकल है कि आप एक ही दिन में ट्यून बनाएं, एक ही दिन में उसको रिकॉर्ड करें। तो हमारी जनरेशन जो है आज का म्यूज़िक को टॉलरेट नहीं कर सकती है। हमें अभी भी अपने टाइम के वही गाने पसंद हैं, और आज की जनरेशन को हमारे गाने पसंद नहीं है। वो कहती है क्या लगा दिया, हमें नींद आ रही है। मतलब उनको हमारे गाने नींद वाले लगते हैं। तो ये जनरेशन गैप है, ये तो हमेशा ही रहेगा। क्या कारण रहा कि जो आप जैसे लोग जैसे संगीत में हैं, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से हैं, क्यों ये जो पीढ़ी में गैप की बात आ गई, ये गैप ऐसा क्यों हो, क्या कारण रहा? क्या जो संगीत से रिलेटेड जो लोग रहे हैं, वो उन्होंने उस प्रकार की कोशिश नहीं की अपनी उस बेसिक चीज़ों को इंजेक्ट करने की आने वाली पीढ़ी में, या पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर ये एक नेचुरल फेनोमेना आप मान रही हैं कि नहीं ये गैप तो आना ही था? नहीं, ये तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। ये समय के साथ संगीत भी बदला है, और आप देखिए चारों तरफ काफ़ी कुछ बदल गया, रिश्ते बदल गए हैं। और ये तो समय के साथ हर एक को चेंजेस होते हैं। तो आज का जो संगीत है वो आप सब लोग सुनते ही हैं। कुछ म्यूज़िक अभी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गाने हैं वो ज़्यादा लाइकिंग के नहीं है। मीन्स थोड़ा सा सुनने को मिलते हैं, उसके बाद दिल करता है बस ठीक है इतना ही सुने। और पुराने गीत आप अभी भी सुनेंगे तो लता जी के गाने सुनो तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा है ये। मतलब वो तब के गाने व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से रिफ्लेक्शन उसका होता था कि शायद ये मेरे ही बारे में, मेरी ही चीज़ों को ये गा रहे हैं। आज के गाने में इस चीज़ का सर्वथा अभाव दिखता है। लिरिक्स, पुराने ज़माने में जो लिरिक्स, शायद लुधियानवी जी हैं, और इतने बड़े बड़े हमारे जो राइटर्स थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, और उनमें भाव थे, उनमें फीलिंग्स थी। तो ये सब पहले था, लेकिन अभी समय के साथ फीलिंग्स भी कम हो गई हैं। अभी आपस में भी इतना मैं देखती हूँ बहुत चेंजेस आ रहे हैं न्यू जनरेशन में। वो फीलिंग्स नहीं है जो हमारी थी बचपन की। क्या इसमें अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ लिसनर्स जो है उनके कारण से, स्पेक्टेटर्स के उनकी डिमांड के कारण से लोग बदल रहे हैं,
गाने वाले या लिखने वाले म्यूजिशियंस जो भी हैं या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, या फिर उनमें अब कुछ एफिशिएंसी की ऐसी कमी दिख रही है? हाँ, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। ये एफिशिएंसी की भी कमी है और वो रिलेशंस वो नहीं है। खैर, इस पे अब क्या जाना, ये बहुत गहरा टॉपिक है ये। जी, क्योंकि ये एक चिंता का विषय ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक की दृष्टि से अगर आप देखें तो। लेकिन म्यूजिक सबको बांधता है। जैसे मैंने संगीत का भी जो भी ग्रुप शुरू किया है, सरगम परिवार, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। हम लोग बंध गए हैं इससे, और दे आर ऑल वेरी थैंकफुल कि हम इस एज में, जब हमारे बच्चे सब बिजी हैं, सब बच्चे अपने अपनी लाइफ में दे हैव नो टाइम टू टॉक टू देयर पेरेंट्स, तो हमारे पास कुछ करने के लिए है। बिल्कुल ठीक बात है। जिस उम्र में व्यक्ति सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं, अब कंप्लीट हो चुका, हम सेटिस्फाइड हैं, सैचुरेट हो गए, उस वक्त उनको लगता है कि नहीं, हमारे लिए कुछ करने के लिए है, और वो क्रिएटिव करने के लिए हर दिन कुछ नया कुछ नया कुछ नया। मैं डेली उनको एक सॉन्ग थीम देती हूँ। डेली वो लोग अपने ग्रुप में अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके गाना भेजते हैं। सो होमवर्क होता है डेली। मैं होमवर्क की तरह उनको एक टॉपिक देती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से उनको, मतलब मेरे को ये लगता है संगीत से लोग बहुत बनते हैं। ये तो टुगेदरनेस, एक अफेक्शन, सोशल अफेक्शन भी, उससे अफेक्शन भी होता है। आपने होमवर्क की बात की, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में आपने मॉडर्न वर्ड का आपने उपयोग कर दिया संगीत की दुनिया के लिए। मैं अगर उसको कहूँ संगीत के शब्दों में कि रियाज करना, जी, कि क्या अब भी आप रियाज करती हैं? अब भी आप प्रैक्टिस करती हैं उस तरह की चीज़ों? मेरी डेली प्रैक्टिस होती है, डेली। लगभग कितना समय आप प्रैक्टिस में देती हैं अब? मैं कोशिश करती हूँ घर के कामों से अपने आप को निकाल के, फुर्सत से आधा घंटा तो मैं जरूर देती हूँ अपने आप को। जी, मतलब ये एक रेगुलर है कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। और जो सीखने वाले, जैसे सीनियर सिटीजन पे फोकस आपका बहुत ज़्यादा रहता है, और उनके जीवन में एक खुशी लाने की कोशिश आपकी हो रही है उस दिशा में, तो सीनियर सिटीजन्स में इस प्रकार की ललक पैदा करना कितना कठिन है या कितना आसान है आपके शब्दों में? नहीं, कठिन है। इस एज में, हमारी एज में कोई किसी की सुनता नहीं है। आफ्टर 70 सबके अपने आइडियाज़ हैं, सब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन मैंने जब ये ग्रुप बनाया तो मैं देखती थी सबके एटीट्यूड अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, लेकिन उन सबको बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से अपना बनाया है। तो ये अपनापन जो है वही हमें इकट्ठा करता है। जैसे कोई व्यक्ति कंप्लीट 50 साल, 60 साल, 65 साल तक अपने एक फ्रेम में वो ढल चुके हैं या ढल चुकी हैं, तो उनको फिर नए सिरे से, बिल्कुल नए तरीके से उनको फिर गढ़ना या उनको ढालना, ये आसान लगता है? ये कितना समय लगभग लग जाता है? मुश्किल तो था। इंटरेस्ट पैदा करना, देखिए ये भी इंटरेस्ट पैदा करना भी बहुत मुश्किल है। और लेकिन जो म्यूजिक लवर्स होंगे, जिनको संगीत से प्रेम होगा, वही हमसे जुड़ेंगे। और आउटसाइडर्स जिनको संगीत से नहीं है प्रेम, वो नहीं आएंगे। तो जो संगीत वाले थे वो हमारे साथ जुड़ गए, और हम एक फैमिली की तरह अब रह रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, अब आप जैसे आप सीनियर सिटीजन्स की गैदरिंग आपके पास होती है, और क्योंकि आप सिखा रही हैं तो वो तो रेगुलर आती होंगी, और पूरी की पूरी टीम यहाँ आती, जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ 80s हैं। 80 जी, ऑलमोस्ट जी, तो बड़ी संख्या है। उस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ सीनियर सिटीजन की दृष्टि से कि वो इतना समय निकाल पाती हैं, और उनमें ये ललक है और जज्बा, पैसन है कि वो सीख रही हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूँ कर्नल परमिंदर सिंह जी की, तो क्या अब क्योंकि उस समय सर्विस काल में जिस प्रकार का कॉपरेशन रहा, अब जो है, अब उनकी क्या भूमिका होती है कि आपको इस तरह से इनकरेज करने की दृष्टि से? आई एम सरप्राइज टू सी माई हस्बैंड। ये कभी इन्होंने गाया नहीं था, लेकिन अभी मैं जब बैठक में बैठती हूँ, संगीत होता है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आइए। अभी धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट पैदा हो गया, एंड ही हैज स्टार्टेड सिंगिंग नाउ। अभी बहुत अच्छा गाने लग गए हैं। तो ये भी आपके लिए एक एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है। मेरे लिए तो ये I could not imagine. My daughter says, "पापा singing." वो तो बहुत हैरान होती है, उन्होंने कभी पापा को गाना गाते हुए नहीं देखा। बट संगीत ऐसी चीज़ है, वो किसी भी उम्र में आप इस संगीत को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो, और संगीत से आपको कई बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, म्यूजिक थेरेपी भी एक फिलॉसफी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये बिल्कुल काफ़ी रिसर्च इस पर इस दुनिया में हो चुका है।
मैं थोड़ा सा सर्विस के काल में जाऊं कि जब एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ के रूप में, और उनका वाइफ एसोसिएशन भी होता है वहाँ, और उस तरह का, तो इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी आपको उस ड्यूरिंग सर्विस आपको मिले होंगे। हाँ जी जी जी, जी। तो वहाँ तो आपके साथ साथ कर्नल साहब को भी एप्रिसिएशन मिलता होगा आपके परफॉर्मेंस का। बिल्कुल मिलता था। जी, जी। क्योंकि मुझे तो बहुत शौक था। हम लोग शादी के बाद पूना गए, और पूना में जब हमने गाना स्टेज पे गाया, नॉट विद हिम, कोई और कर्नल थे उनके साथ, तो धीरे धीरे पहचान बन गई। लोग कहने लगे लिली परमिंदर सिंह, मेरा नाम ही ये हो गया, लिली परमिंदर सिंह। तो अच्छा रिगार्ड मिला, बहुत प्यार मिला सबसे। तो संगीत ऐसा है, ये रिगार्ड देता है। जी। लगभग आप अभी तक आप कितने परफॉर्मेंस दे चुकी होंगी, अगर मैं वैसे लमसम अगर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ परफॉर्मेंस समझूं? देखिए, ऐसा जब हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में तो मैं कई ऑर्गेनाइजर्स के साथ काम कर रही थी। तो मैंने मुझे याद भी नहीं है, फिक्की ऑडिटोरियम, कमानी ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इस्लामिक सेंटर, हर जगह हमने प्रोग्राम्स किए हैं जब हम दिल्ली में थे। गुड़गांव में आई, जब मैंने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप बनाने के बाद मैंने सरगम के ही इतने प्रोग्राम किए, मोर देन 100 प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ सरगम ग्रुप के, सीनियर्स के। जी। और चड्डा जी के साथ GCF के मैं कितने शोज एवरी मंथ वी यूज टू डू इन एपी सेंटर, ग्लोबल कल्चरल फाउंडेशन। जी हाँ, GCF। हाँ, तो प्रोग्राम्स तो बहुत कर चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। आज तो जैसे अभी आप कहिए, हम शाम तक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अब तो ये है। तो एक्सपीरियंस भी, और प्लस उस प्रकार के प्रिपरेशन, आपका माहौल ऑलरेडी उस तरह के प्रिपेयर्ड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्योंकि इतना लंबा समय आपका हो गया सिंगिंग की दृष्टि से, क्या आपने कोई कैसेट्स भी लॉन्च किए हैं? जी, मैंने किस प्रकार की कैसेट्स मैंने हैं? गुरबानी शब्द की 2 कैसेट्स बनाई थी। एक थी 93 में, एक 2003 में। एक थी वाहो वाहो गोविंद सिंह, एक था ए जन्म तुम्हारे लेखे। ये 2 मैंने कैसेट्स बनाई थी। मैं किसी कंपनी वालों से मिली थी दिल्ली में, तो उन्होंने मेरी ये लॉन्च की थी। सोल म्यूजिक था, तो उन्होंने ही लॉन्च की थी। तो क्योंकि संगीत, मुझे ये सब एक्सपीरियंस धीरे, क्योंकि आर्मी में तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन जब दिल्ली में आई ना, मुझे दिल्ली में पता लगा ऐसे रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ऐसे कैसेट्स बनती हैं। उस ज़माने में कैसेट्स बनती थी, तो ये एक्सपीरियंस भी हमने लिया हुआ है। वैसे आप एक अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपको इकोनॉमिकली उस प्रकार की नीड्स आपकी थी नहीं कि जिससे कि आपने उसको कमर्शलाइज करने का कभी सोचा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने शौक से करती रही, अपनी जेब से पैसे खर्च करके, बस अपने श्रोताओं की खुशी के लिए आप, और अपने आत्म मतलब संतुष्टि की दृष्टि से के और लिए। अभी भी हम यही कर रहे हैं। अभी भी हम कोशिश करते हैं, जो स्टेज के प्रोग्राम्स करते हैं, खुशी के लिए करते हैं सबकी। जो सीनियर सिटीजन्स आपके पास आते हैं सीखने, क्या वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, निष्काम मैंने इनको सिखाया, लेकिन ये लोग रेडी नहीं थे। बोल रहे थे कि मैम, अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं लोगे तो हमें संगीत आएगा नहीं। तो मैंने निष्काम किया था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग आओ, मैं आपको थोड़ा जो मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं आपको वो सिखाऊंगी, शिक्षा दूंगी। लेकिन ये लोग माने नहीं। तो मैंने बोला जो भी आपकी इच्छा हो, तो वो गुरु दक्षिणा अपने हिसाब से लेके जाते हैं। आपको जरूरत उन चीजों की क्या है? नहीं है, बट फिर भी वो फिर भी करके जाते हैं। वो एक दस्तूर है, वो उनकी खुशी है। संगीत की दुनिया का वो एक दस्तूर है कि बिल्कुल गुरु जब शागिर्दी हासिल करते हैं तो वो चीज तो चाहिए बिल्कुल। जी। अच्छा, बॉलीवुड के किसी सिंगर से, चाहे वो मेल और फीमेल हो, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई? मैंने सोनू निगम के साथ गाना गाया हुआ है। अच्छा, और वो कौन सा गाना था? ड्यूएट्स थे लता और रफी साहब के। दो सितारों का ज़मीं पर। थोड़ा सा गुनगुना के आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। सोनू निगम उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। ये पुरानी बात है, 90s की बात है। उस समय ये मोबाइल्स नहीं थे, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है इसका। तो सोनू निगम के साथ हमने गाया हुआ है गाना, ड्यूएट्स गाए हैं। जी। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात मुस्कुराता है
उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। कितना क्लासिकल आपको ईश्वर ने गला दिया है, बिल्कुल। और लगातार इसमें निखार स्वाभाविक है, क्योंकि आप लगातार लंबे समय से इससे जुड़ी रही हैं, तो इसमें निखार तो आना ही है जी। आपने सीनियर सिटीजन ही सेक्शन को क्यों चुना? ऐसा है, पहले मैं बच्चों को भी सिखाती थी जी। जब हम दिल्ली में थे, तो मैंने स्टार्ट तो बच्चों को सिखाने से ही किया था, स्मॉल चिल्ड्रन। बच्चे आते थे, उनको हमारा जनगण मन के वर्डिंग्स नहीं आते थे, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, जनगण मन के उनको वर्डिंग्स नहीं आते थे, तो मैं उनको यही चीज़ें क्लियर कराती थी पहले वसंत कुंज में। जब मैं यहाँ पर आई, समहाउ मुझे ये लगा कि सीनियर सिटीजन्स अभी बहुत लोनली भी फील करते हैं, कई इग्नोर्ड हो रहे हैं, फैमिली से, फैमिली मेरे पास एक लेडी आई थी, वो शी वाज अंडर डिप्रेशन, वो बिल्कुल डिप्रेशन में बैठी रहती थी। एंड व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग, लिसनिंग, और वो इतनी अच्छी एक्टिव हो गई, शी स्टार्टेड लाफिंग, डांसिंग, एवरीथिंग। हाँ, तो मेरे को ये था कि सीनियर्स जो हैं उनको इस टाइम हम लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे की। आजकल समय नहीं है, कोई किसी के घर भी नहीं जाता, लेकिन इस संगीत के वजह से हम सब टुगेदर हैं, हम सब मिलते हैं, हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। और हमारी सरगम फैमिली एक रियल फैमिली है, हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। हम बर्थडेज मनाते हैं, यहाँ मेरे घर में केक कटता है, बर्थडेज मनते हैं, खूब गाने गाते हैं, डांस करते हैं। इवन कर्नल परमिंदर से पूछिए कितना यहाँ लोग डांस करते हैं और इतने खुश होके जाते मतलब हैं। उनको आपने एक तरह से एक नया जीवन एक एनर्जी, उनमें एक एनर्जी आ गई है कुछ करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, आई थिंक सो। अच्छा, अब वो कभी जब वापस आते, अब जब उन्होंने काफ़ी दिन सीखा उन लोगों ने, तो अब जब वापस आती हैं तो वो किस प्रकार के भाव आपसे शेयर करती हैं कि उनके फैमिली का एनवायरनमेंट क्या अब उनके लिए कुछ चेंज दिखता है? उनकी फैमिली के बच्चे इतने थैंकफुल हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, आंटी वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमारी मम्मी को ठीक कर दिया, आपने हमारी मम्मी को डिप्रेशन से निकाल दिया, और दे आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आप कुछ कर रहे हैं जी। मतलब अब वही बच्चे उनको अपना एक एक्सक्लूसिव एसेट्स के रूप में देख रहे होंगे कि इनमें एक ऐसी क्वालिटी आ गई, ऐसी क्वालिटी आ गई जो क्वालिटी शायद हम लोगों को लंबे समय तक रियाज करने के बाद भी नहीं आ सकते। बच्चे बहुत खुश हैं, जो लोग यहाँ मेरे पास आ रहे हैं, मेरे मेंबर्स हैं, उनके बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारे मम्मी पापा को कुछ हॉबी है, कुछ करने के लिए है। They are not sitting alone, they are not depressed. So बल्कि अब तो उनके साथ इन्वॉल्व होते होंगे, चाहते होंगे कि वो कुछ सुनाए, कुछ ऐसी चीजें, है ना, उनके लिए इंटरटेनमेंट का भी सोर्स वो हो गई हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरा जैसे आपने कहा कि शुरुआत में आपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश की, तो दोनों में से कठिन क्या बच्चे को सिखाना? बच्चों को मुश्किल होता है, हाँ, लेकिन सीनियर्स बहुत जल्दी सीख रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है ना। अच्छा, क्या 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 ये एडॉप्टिव ज्यादा हैं? एडॉप्टिव, यस, सीनियर्स जी, यस जी, क्योंकि उनको वो अपने शौक से आए हैं ना, उनका ये या उनको लगता है कि ये हमारी अपनी समय की मांग है, हमारी जरूरत है, इस तरह की इस चीज को हमको आत्मसात करना ही है। दोनों तरह आप सोच सकते हैं, टाइम पास भी है, उनकी मांग भी है, और एक दूसरे से मिलने से हैप्पीनेस भी क्रिएट होती है। तो ये दोनों तरीके से है ये जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आप गुरुग्राम निवास करती हैं लंबे समय से, और यहाँ आपने बहुत सारे सैकड़ों परफॉर्मेंस आपके हुए हैं, और मुझे लगता है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 years तो मैं आपका एक श्रोता हूँ और लगातार मैं सुनता हूँ। जब भी ग्लोबल कल्चरल फाउंडेशन में आपका परफॉर्मेंस होता है तो मैं एकदम रेगुलर आता ही हूँ। बिल्कुल, कर्नल आर सी चड्ढा साहब का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, बिल्कुल ही, और एक पत्रकार के रूप में लगातार मुझे लगता है कई वर्षों से मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए क्या गुरुग्राम का माहौल आपको फेवरेबल लगता है? ऐसा है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जी, जो कि संगीत से प्रेम रखते हैं, संगीत प्रेमी हैं, और ये प्रोग्राम्स जो हम करते हैं, हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर सीनियर्स ही देखने आते हैं,
थोड़े बहुत यंगीज होते हैं, यंगस्टर्स थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं। अब कई बार, मैं क्षमा कर तो मैं रोक रहा हूँ आपको, कि कई बार तो हमने ये देखा है कि जो एपिसेंटर है, ये ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम को फुल देखा हमने। Yes. और अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी लेट से पहुंचा, तो मुझे भी उन गैलरी पर सीढ़ियों पर ही बैठने का मौका मिला। बहुत सारे दर्शकों को मैंने आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार मोहम्मद रफी नाइट अरेंज किया था जीसीएफ ने जी, और लोगों के पास लोग सीढ़ियों पर बैठकर सुन रहे थे और कंप्लीट पूरा का पूरा प्रोग्राम उन्होंने। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। जी जी, ये मुझे भी याद है जी। तो बहुत भीड़ थी उस टाइम, उस रफी साहब की। आज भी मोहम्मद रफी साहब का जन्मदिन है, बाई चांस देखिए आज रफी साहब। चलिए, इस मौके पर आज आपसे मुलाकात हुई तो मेरे लिए बहुत अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा कि आप अपने अनुभव आप साझा कर रही हैं। तो मेरा सवाल था कि गुरुग्राम में माहौल कैसा है? एक तो आपने श्रोता की दृष्टि से ये पॉइंट आउट किया कि श्रोता बड़ी संख्या में हैं जो इन तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वो आते हैं और वो आकर्षित भी होते हैं। दूसरा मेरा इसमें ये पूछना था, माहौल में बहुत सारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आवश्यक होते हैं इस तरह की दृष्टि से, जैसे एक एपी सेंटर है, उस तरह से गुरुग्राम में रिक्रिएशन सेंटर इस तरह के क्या आपको अभाव दिखता है? आपको लगता है कि इस प्रकार के सेंटर्स और भी होने चाहिए? yes, yes. जहां चाहे बडिंग सिंगर्स हों या फिर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हों, इस तरह के लोगों को और अच्छे प्लेटफॉर्म देने की दृष्टि से गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं? क्या कमी आपको दिखती है? ऐसा होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दिल्ली में बहुत सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग सीखते भी हैं, और भातखंडे स्कूल है, कई स्कूल हैं दिल्ली में। गुड़गांव में हमारे पास संगीत के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, और एपी सेंटर भी 4 साल के बाद अभी ओपन हुआ है। तो और ये 2 साल कोरोना ने किसी को डिस्टर्ब किया, तो लोग अभी भी कोरोना से डरते हुए आते नहीं है सुनने के लिए। लोग थोड़ा अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन फिर भी आने शुरू हो गए लोग। जो म्यूजिक लवर्स हैं वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए हैं। श्रोतागण जो संगीत से प्रेम रखते हैं वो जरूर अपने लिए टाइम निकालते हैं, और हमें भी खुशी तभी होती है जब ऑडियंस होती है, जब ऑडियंस की तालियां बजती हैं, तभी एक आर्टिस्ट को एनकरेजमेंट बिल्कुल, और वही उनका अप्रिसिएशन उन्हें और मोरली बूस्ट अप करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, क्योंकि गुरुग्राम अब दिल्ली से बहुत डिफर नहीं करता है बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन और एरिया वाइज भी अगर आप देखें तो उस दृष्टि से आपको लगता है कि इस प्रकार की एमिनिटीज है गुरुग्राम में? नहीं है जी। यहाँ पर संगीत की शिक्षा और होनी चाहिए। हमारे यहाँ संगीत जी और जो ऑडिटोरियम्स हैं, इस प्रकार की जो परफॉर्मिंग जो प्लेसेस होते हैं और होने चाहिए। जी। सिर्फ एक एपी सेंटर और आर्य समाज मंदिर ऑडिटोरियम से ही प्रोग्राम क्योंकि जो कुछ ऐसे हैं तो या तो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, या किसी ऐसे लोगों के पास हैं, वो तो बहुत महंगे हैं। एक सामान्य आर्टिस्ट तो उसे बुक करा कर अपना परफॉर्मेंस तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग कई बार अंदर से तड़पते हैं कि हम कहाँ प्रोग्राम करें, कौन सा हॉल बुक कराएं, क्योंकि एपी सेंटर हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से और सबसे ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमारे गुड़गांव में कुछ ऐसे ऑडिटोरियम्स बने, और ताकि हमें भी मज़ा आए उसमें प्रोग्राम्स करने का। हमारी बजट के हिसाब से काम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा होगा। जो मीडियोकर लेवल के जो सिंगर्स हैं उनको और परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस तरह का एक माहौल भी मिलेगा कि वहाँ जहाँ जाकर वो चाहें तो वो श्रोता को बुलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। जी अच्छा, आप जैसे आर्टिस्ट के लिए परफॉर्मेंस की जो प्लेसेस, जैसे आपने एक तो ये प्लेसेस की बात हो गई इस तरह का, तो क्या आपसे जुड़े हुए और भी सिंगर्स हैं गुरुग्राम में जो या तो आपने सिखाया है या आपके एसोसिएशन से रिलेटेड लोग हैं, चाहे जीसीएफ से रिलेटेड लोग हैं, तो उनका कुछ ऐसा एसोसिएशन भी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हुआ है? ऐसा है, मेरी सरगम से ही सीख के उसके ब्रांचेस निकली हैं जी। सरगम के ही मेरे मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी ब्रांच बनाई है गुड़गांव में, और हमें इस बात की खुशी है कि संगीत तो बढ़ना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं गुड़गांव में, और अब गुड़गांव में काफ़ी संगीत आ गया है। सबसे पहले जीसीएफ ने ही संगीत शुरू किया था, कर्नल चड्ढा को क्रेडिट जाता है,
और मैं उनके साथ जब उनको ज्वाइन किया तो हमने बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए, उससे और बढ़ गया। फिर धीरे धीरे करके ये संगीत जो है अभी गुड़गांव में काफ़ी अच्छा फैल रहा है और लोग अभी गुड़गांव में ही प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहते हैं, दिल्ली कम जाते हैं जी। अभी हाँ, क्योंकि जब यहाँ हो गया है, अवेलेबल है और available, जी 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 जी। तो अब क्या आपके पास उस तरह के कॉल्स, इस प्रकार के इनविटेशंस आते हैं कि परफॉर्म करने की दृष्टि से, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर दूसरे और प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ जी आते हैं। अभी मैंने जेवीटी में शो किया है 12 दिसंबर को। उन्होंने बोला हमारे सारे सीनियर्स जो हैं बहुत उसमें सुस्त हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप आके थोड़ी रौनक शौनक लगाएं। तो हमने 12 दिसंबर को जेवीटी में एक शो किया है और बहुत अच्छा शो गया है, वो बहुत ही अच्छा गया। तो धीरे धीरे ये सब मुझे तो कॉल्स आती रहती हैं, आज यहाँ गाना है, कल वहाँ गाना है, तो मैं और कोशिश कितना समय निकाल पाती हैं आप? क्योंकि एक सीनियर सिटीजन को कैटर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलर वे में। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है, कर्नल परमिंदर सिंह को तो मैं ऐसे सलाम करती हूँ। जी जी। तो मतलब आपकी भी बहुत सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो कर्नल साहब ही बहुत लेते हैं, डिस्पोज करते हैं। हाँ, ही इज़ वेरी केयरिंग हस्बैंड, मेरी बहुत केयर करते हैं, घर की भी और मेरे ये प्रोग्राम्स के बारे में मेरे से ज़्यादा इनको टेंशन होती है। आज आपने आना था तो मेरे से ज़्यादा इनको टेंशन। बिल्कुल, उनके कॉल हमारे पास आगे भी। सो दैट वे आई एम वेरी लकी एंड गॉड इज़ विद अस ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, अब जनरेशन है, दूसरी जनरेशन आपकी, जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, क्या उनमें ये चीज़ें गई हैं कुछ? बिल्कुल, दोनों में संगीत है। अच्छा। वो दोनों बहुत सुंदर गाती हैं, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट लाइफ मम्मी को गाते हुए देखा तो मे भी उन्होंने अपना लाइन चेंज कर ली अच्छा वर्क की। अदरवाइज बोथ माय डॉटर्स दे आर वेरी स्वीट गर्ल्स एंड वेरी गुड सिंगर्स। अगर वो थोड़ी सी ट्रेनिंग और ले तो वो बहुत अच्छी सिंगर्स बन सकती हैं। देखिए, अगर टाइम ने उनका साथ दिया तो शायद वो कभी सिंगिंग करेंगी। मेरी तो इच्छा है मेरी बेटियां भी गाएं। जी। अच्छा, आप कोई वाद्य यंत्र भी बजाती हैं? मैं हारमोनियम बहुत अच्छा प्ले करती हूँ। अच्छा, जब से आपने सीखना शुरू किया जब क्लासिकल, तो उस समय से या उस बाद के वर्षों में आपने इन चीज़ों को सीखा? आई लर्न फ्रॉम माई मदर। ओके। माई मदर वॉज ए वेरी गुड हारमोनियम प्लेयर एंड शी यूज टू प्ले इन गुरुद्वारा एंड शी यूज टू सिंग शबद्स। गुरुद्वारे में शबद बोलते हैं भजन को। जी हाँ। तो मैं उनको देखती थी और मुझे हारमोनियम हमारे घर में नहीं था। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली की थी, तो हमारे यहाँ हारमोनियम भी नहीं था। तो मैं हारमोनियम का जो कवर होता है उसको लेके हारमोनियम बना लेती थी और ऐसे एक्टिंग करती थी। हारमोनियम प्ले हो रहा है, जस्ट एक्टिंग। और फिर जब मैंने हारमोनियम खरीदा तो मैंने अपनी मदर से ही सीखा था कैसे बजाते हैं। जी। तो मैंने यहाँ यानी आपकी अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो पहली गुरु संगीत की है वो माँ ही है? माँ, बिल्कुल माँ मेरी। और हमारे घर में थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर, वो म्यूजिक से थोड़ा दूर रखना चाहते थे, लेकिन मेरी मम्मी सपोर्ट करते थे। वो कहते नहीं तुम करो। आई वॉज ए वेरी गुड डांसर व्हेन आई वॉज इन स्कूल कॉलेज। मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस किए हैं स्कूल कॉलेज में भी। तो मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया था। फादर ने हमेशा मना किया था, नहीं जाएगी, कहाँ जा रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसे था। थोड़ा सा उस वक्त का थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली, उस तरह की संगीत को अच्छा नहीं मानते थे। जी 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 जी। लेकिन ये तो अब हमारे इस इंटरव्यू के उत्तरार्ध में आके ये पता चला कि आप में ये चीजें कहाँ से आई। जब माताजी में थी तो बिल्कुल तो स्वाभाविक था कि आप में तो आना ही था। माँ और मामा। जी जी जी। मतलब संगीत बिल्कुल आपको आपके मैटरनल सोर्स से मिले हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और समय मुझे मिलेगा तो कभी जितने आपके सीनियर सिटीजन शिष्य हैं तो उनसे भी आकर हम एक बार अब जरूर मिलेंगे और थोड़ा सा उनके अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे, कि जिससे कि हमारे दर्शकों को ये पता चले, जो सीनियर सिटीजन दर्शक हैं, कि उनको लगता है कि नहीं शायद हमारे जीवन का अब ये उत्तरार्ध आ गया। नहीं, ये उत्तरार्ध नहीं है, हर समय उनके लिए प्रारंभ होता है। जी जी। आपको मैं कभी इनवाइट करूंगी जब मेरे यहाँ बैठक हो रही होगी, देन आई विल जरूर इनवाइट यू। आप मेरे सीनियर सिटीजन से इंटरव्यू लीजिए एंड उनके एक्सपीरियंस आप
जी बिल्कुल gain वो कर एक्सपीरियंस सकते हैं। बहुत बहुत वैल्यूबल होगा जरूर। हमारी सोसाइटी है जरूर। उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे। इन लास्ट आप अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे समाज की, खासकर दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आप बहुत फेमस हैं और आप हज़ारों आपने परफॉर्मेंस दिए हुए हैं और लोग आपकी पर्सनैलिटी से पूरी तरह परिचित हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और यही समय है, ये हमारा गोल्डन पीरियड है। हमने अपनी सब ड्यूटीज़ कर ली हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, अच्छे संस्कार दे दिए हैं। अब बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें अपने लिए समय निकाल के कोई भी हॉबी लीजिए, चाहे गोल्फ खेलिए, चाहे संगीत में जाइए, चाहे टेनिस खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को सबके साथ इन्वॉल्व रखना है, खुशियाँ बांटनी है, हंसना है, मुस्कुराना है। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमको सबको बहुत एंजॉय करना है लाइफ को। तो एंजॉय योर लाइफ, किस चीज़ के लिए वरीज करनी। बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए, सहयोग देने के लिए लिली सिंह जी गुरुग्राम में हैं। बिल्कुल, जब कभी भी आपको संगीत के प्रति अगर थोड़ी सी भी अगर कमी भी है तो आप उसको ब्लॉसम कर सकते हैं इनके निर्देशन में आकर के, इनसे सीख कर। लिली सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और वैल्यूबल जो आपके अनुभव थे वो आपने हमारे दर्शकों के साथ आज साझा किए हैं। और इन लास्ट इस इंटरव्यू में मैं उस बडिंग जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो जो सीखना चाहते हैं, अगर उनको संगीत की ललक है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स अगर आप मैं बता दें। नहीं, अच्छे स्कूल्स हैं, तानसेन स्कूल हैं, गुड़गांव में भी हैं। अगर बच्चों को शौक है तो वो ज़रूर क्लासिकल की ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं किशोर कुमार ने क्लासिकल नहीं सीखा फिर भी वो इतना अच्छे गायक है। ये तो गॉड गिफ्टेड थे, लेकिन क्लासिकल बेस होने से आपकी गायकी में बहुत निखार आता है और आपकी गायकी बहुत सुंदर हो जाती है। तो अगर आपको मौका मिले कहीं से सीखने का तो ज़रूर क्लासिकल सीखिए, अपने संगीत को बढ़ाइए। संगीत जैसा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो संगीत मेरे लिए तो सब, एवरीथिंग इज़ म्यूज़िक नाउ। तो मैं तो संगीत से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप संगीत को बढ़ाइए। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कोई एक व्यक्ति एक परिवार में अगर संगीत से लगाव रखता है तो उस परिवार का माहौल पूरी तरह हमेशा रचनात्मक रहता है और खुशनुमा रहता है। ये तो अनुभव की बात है और ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड ये थ्योरी है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत से लिली सिंह जी ने जो अपने अनुभव आपके साथ साझा किए हैं, इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप में भी संगीत की वो चिंगारी संभव है प्रस्फुटित होने की स्थिति पैदा हो जाए, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। तो बस इसी नोट्स के साथ आज इस इंटरव्यू को हम यहीं विराम दे रहे हैं। और लिली सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आने वाले समय में फिर आपका परफॉर्मेंस होगा, अब हम बिल्कुल एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। और दूसरा कि आपके जितने शिष्य हैं सीनियर सिटीजन खास करके, उनसे मैं जरूर एक बार मिलना चाहूँगा और उनके अनुभव हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। इस वायदे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस प्रकार की हस्तियों से हम लगातार आपको मिलवाते रहेंगे और इनके अनुभव आप तक हम बहुत आसानी से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाला के आपको पहुंचाते रहेंगे। सीधे और सरल शब्दों में जो वास्तविक चीज़ें हैं वही आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।